स्वागत है। मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंह। पौने 11 बजे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ और उन खबरों पर बातचीत के साथ विश्लेषण भी देने की कोशिश करूंगा। और खबरें आज वैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो 75 दिनों से किसान आंदोलन, जिसे मैं तथाकथित कहता हूँ, जो चल रहा था, उसका लाल किले का मास्टरमाइंड और उसका मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है। और वो अ, पूरी तरह से अब पुलिस के रिमांड पर है। और एक तरह से वो राज खुलेगा जिस राज की हमें अपेक्षा थी। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उसको लेकर के जो राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा था, उसका भी अब खुलासा होगा। और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद ये जो स्थितियां बन रही हैं, किसान आंदोलन फिलहाल जो किसानों के नाम पर गेम खेल रहे थे, राकेश टिकैत जैसे कुछ लोग, अब इनकी कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। और किसान आंदोलन किस रास्ते पर अब चलने वाला है और राजनीतिक दल उस पर किस तरह से कब्जा कर चुके हैं, ये कल प्रियंका गांधी के सहारनपुर में किसान पंचायत में पहुंचने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, जो अभी स्पष्ट है। इससे आगे और इससे ज्यादा बातचीत मुझे किसान आंदोलन पर करना नहीं है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी निश्चित रूप से एक बड़ा राज खुलेगा कि वास्तव में अराजकता की वैसे राज सारे खुल चुके हैं। और संसद से लेकर के सड़क तक हर जगह इस देश को अराजकता के दौर में ले जाने की जो कवायद बहुत ही संगठनात्मक स्तर पर और बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से की गई थी, उसका खुलासा हो चुका है। लेकिन ठीक है, अभी भी षड्यंत्रकर्ता नए अंदाज में, और यही लोकतंत्र की विडंबना भी है और इसकी खासियत भी है कि वो अभी भी अपने आप को सही साबित करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अपने इंटेलेक्चुअल विंग और सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बात तो हुई दीप सिद्धू और किसान आंदोलन की। और आज संसद में कुछ एक ऐसा क्षण भी दिखा जब ऐसा लगा कि सचमुच में होना यही चाहिए कि संसदीय परंपरा में हम किसी भी पार्टी को हों, लेकिन संबंध और भावनाएं वहां भी एक बहुत ही संयोजित और एक स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर के वो स्टैब्लिश होती हैं। और आज उसका नजारा दिखा जब गुलाम नबी आजाद साहब के राज्यसभा से विदाई हो रही थी उस सदस्यता से। और उसके संदर्भ में पीएम मोदी ने जब गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, उनके धैर्य की, उनके सहनशीलता की और उनके व्यक्तित्व की, उसमें जो गहराई है और एक मजे हुए राजनेता की जो जो उसके गुण होते हैं, और उस पर पीएम भावुक भी हुए थे। और उन्होंने तब एक आतंकी घटना जो 2006 में, जिसमें गुजरात के पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया था, और उसका जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया था, और तब उस समय मोदी प्रधानमंत्री थे, तो उस पर भावुक हुए। लेकिन उस भावुक होने की बातें तो सवेरे से आप जान समझ रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में जब सारे लोग बोल चुके, संजय राउत साहब ने भी बोला और सब लोग बोले, बड़ी अच्छी बातें हुई। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने जब बातें की तो भावुक वो भी हुए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक बात आज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है कि मैं भारतीय मुसलमान हूं। और अगर भारतीय मुसलमान होने पर फक्र है, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि भारत से ज्यादा सुरक्षित और भारत से ज्यादा अच्छी जगह, बेहतर जगह, कम से कम मुसलमान होने के नाते मैं मानता हूं कि और कोई नहीं हो सकती। ये गुलाम नबी आजाद के वाक्य थे। और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से लेकर के और खाड़ी के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां भी इस्लाम के नाम पर कोई बातें हुई, उस पर अपनी बात रखी। सचमुच में गुलाम नबी आजाद ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। और यही बात कम से कम एक सवाल उठाने पर, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, और अगर ये बात उठाता हूं तो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को ये बात अच्छी नहीं लग सकती कि एक
हिंदू माइंडसेट का आदमी या संघ के विचारधारा का आदमी, ऐसा लोग आरोप लगा सकते हैं। और वो भारत से भारतीय मुसलमान होने की बात करता है, और भारतीय मुसलमान की क्या खासियत, या जो ये लोग पूछते हैं कि हम अपने देशभक्ति का कैसा मिसाल पेश करें। लेकिन ये बात आज उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूं, क्योंकि भारत से ज्यादा सुरक्षित महफूज स्थान कम से कम भारतीय मुसलमानों के लिए और कोई नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तान से लेकर के उन्होंने उन सारे देशों का जिक्र किया जहां वास्तव में इस्लाम ही मुख्य धर्म है और इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस्लामिक देशों में भी आपस में लड़ाइयां इस बात की द्योतक हैं कि आपस में ही मुसलमान लड़ता है। लेकिन भारत में जिस सुरक्षित और संरक्षित अंदाज में पिछले 70-75 सालों से भारत का मुसलमान आगे बढ़ा है, उस पे हर मुसलमान को फक्र होना चाहिए। और ये बात 135 करोड़ की जो जनता है, जनमानस है, वो ये फील करता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इसी में से विडंबना तो यह है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचा कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में ये कहता है कि मुसलमान डरे हुए हैं। बड़ा सवाल है। तो डर का भी जो राजनीतिकरण किया गया, या तुष्टीकरण के कारण जो स्वातंत्र बोध हुआ, समझिएगा जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक पार्टी के ज्यादातर साल शासन में रहने के दौरान तुष्टीकरण के तहत जो स्वातंत्र, अति स्वातंत्र बोध हुआ मुस्लिमों को, अगर उससे थोड़ी सी लीक हटी तो शायद हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति को यह फील हो गया कि मुसलमान इस देश में डरा हुआ है। वहीं आजाद साहब, जिनका कैरियर 42 साल का है, और मैं हमेशा जब भी, वैसे मैं राहुल गांधी की बात आते ही मैं वहां से हटना चाहता हूं। कल राहुल गांधी जी भी लोकसभा में बोलेंगे, खैर उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है, लिखी लिखाई बात, रटी रटाई बात उन्होंने बोली। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल जैसे नेता की बात जब भी आती रही है, और सिंघवी साहब जैसे लोगों की बात आती है, तो मैं जरूर बोलता हूं कि दे आर लर्नड पर्सन और एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जानकार हैं। अब पार्टी लाइन कोई भी किसी की भी हो, वो अपनी बात रखेगा। लेकिन सचमुच में गुलाम नबी आजाद जिस तरह से संगठन से लेकर के सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए जिस शालीनता और संयत भाव से, गंभीर व्यक्तित्व के साथ साथ मित्रता को, जो राजनीतिक मित्रता होती है, व्यक्तिगत मित्रता होती है, जिस तरह से उन्होंने निभाया, आज उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और जब दोनों तरफ से भावनावश जब आंखों से आंसू आए, तो निश्चित रूप से इससे सदन में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा की शुरुआत सी दिखी कि कम से कम तल्खियों में विरोध के स्थिति के बावजूद भी संसदीय परंपरा में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए जा सकते हैं। और ये इतिहास रहा है, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद संसदीय परंपरा में इस तरह की स्थितियां हुई, जिसका जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे। और जानकारी के साथ मैं आपको जानकारी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंटरव्यू जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैंने लिया था, उसमें इस तरह का सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि समय के बदलाव के साथ इस तरह की स्थितियां आती हैं, लेकिन संबंधों को हर एक स्तर पर संवारना और उसे सजा के रखना चाहिए एक गुलदस्ते की तरह। तो कुछ ऐसी स्थिति आज गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों में जो एक मित्रता का भाव है, वो बड़े सहज अंदाज में और बहुत ही भावपूर्ण अंदाज में दिखा, जिसमें दोनों अपनी बात को अभिव्यक्त करते हुए बहुत अच्छी तरीके से संसदीय परंपरा के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपरा में और पार्टी से आबद्ध होते हुए, विचारधारा अलग होते हुए भी किस तरह से संबंधों को निर्वहन करते रहे, और उसके कारण दोनों को उस 2006 की आतंकी घटना को याद करते हुए आंखों से आंसू गिरा देना पड़ा, या गिर गए आप यूं कह सकते हैं, आंसू चले पड़े। एक बात उन्होंने कही कि इस देश से आतंकवाद समाप्त हो जाए, गुलाम नबी आजाद साहब ने कही, ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। निश्चित रूप से बात तो उन्होंने
कही, लेकिन कभी आतंक का कोई अगर धर्म नहीं मानते, ऐसा फील करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि धर्म की ही आड़ लेकर के आतंकी कार्रवाइयां होती रही हैं, और कश्मीर जहां से वो आते हैं वहां की बात है। तो कुछ सहज और सही और सटीक बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब, अगर मैं इन बातों पे नहीं जाता, मैं सिर्फ इस बात पे जाता हूं कि पूरे बात में जब उन्होंने भारतीय मुसलमान होने और यहां पर बहुत सुरक्षित होने और भारतीय मुसलमान होने पर उनको जो फक्र हुआ, तब मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों से जिस लोगों को डर लगता है, जो लोग चिढ़ के बस इतनी बातें कह सकते हैं कि अब भारत में वो नहीं रहा, सेक्युलरिज्म नहीं रहा, हिंदू मुसलमानों में बड़ी दूरियां बढ़ गई, कम से कम गुलाम नबी आजाद की बात से वो एक आईने की तरह जो रखने की कोशिश की वो समझते। और गुलाम नबी आजाद साहब ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया और साफ साफ कहा कि वहां अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, आज पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के सबसे शक्तिशाली और संपन्न राज्य पंजाब की स्थिति कर दी है। शायद पंजाब के लोग ही समझते हैं कि ड्रग्स की सप्लाई से पूरे पंजाब को बांध दिया, वहां की युवा पीढ़ी को इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। और तभी मैं कहता हूं कि वही ऐसा जो है वो तथाकथित किसान नेता जो हैं उनको प्रकारांतर से दिया गया है, उनको फंडिंग की गई है। किसान आंदोलन, किसानों को, मैं बराबर ये बात कहता हूं, किसानों को शील्ड बनाया गया, उसके पीछे का काम कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूं कि चीन और पाकिस्तान की पूरी कलई खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी। जिस तरह से किसान आंदोलन धीरे धीरे से अपनी स्थिति पर आ रहा है, सारी चीजें खुल जाएंगी। तो बहुत मायूसी हो रही है उन लोगों को, पिछले जो 60-70 दिनों से लगातार बहुत एक्टिव रहे, अब उनकी हवा धीरे धीरे निकलती रहेगी। मैं फिर आता हूं किसान आंदोलन के मुद्दे पर नहीं। तो गुलाम नबी आजाद साहब की बात पर अब जवाब मांगा जाना चाहिए, कम से कम उन सब से जिनको भारत में मुसलमान होने के नाते डर लगता है। और अगर डर लगता है तो क्या गुलाम नबी आजाद जी ने जो बातें कही वो सही है या गलत, ये जरूर बताना होगा। और अगर वो नहीं बता पा रहे तो फिर ये माना जाएगा कि इस देश का मुसलमान एक पार्टी के तहत, तुष्टीकरण के तहत वोट बैंक बनाने के लिए उसका जो एक ढांचा बनाया गया, उसको ही वो आजादी मानता है, उसको ही वो लोकतांत्रिक भारत की असली तस्वीर मानता है, असली कारण मानता है, असली जड़ मानता है, उसको ही वो असली स्वातंत्र का बोध समझ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा आप इस देश के अगर नागरिक हैं, जब कोई प्रधानमंत्री यह कहता है कि ये 135 करोड़ देश के लोगों का है और कोई भी इस तरह की योजना आती तो उसमें कोई विभाजन नहीं किया जाता, कोई मतभेद नहीं होता उसको लेकर के कि सब एक साथ एक तरीके से किए जाएंगे ट्रीट, तो फिर डर किस बात का? डर इसलिए इस बात का है कि आपको बिना मतलब के तरजीह नहीं दी जाती, आपसे बिना मतलब का डरा नहीं जाता कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा, वो नहीं देगा। तो आप वोट बैंक समझ करके व्यवहार नहीं किया जा रहे हैं। और जब आप उस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता कि चाहे मन में कितनी गलत भावना हो, लेकिन रमजान के समय टोपी पहन के आएंगे, हम हिंदू हैं, अभी हम माने जाएंगे कि हम मुसलमान को भाई मानते हैं। अगर ये फीलिंग हमारी है और यही भाईचारे का तौर तरीका है, तो भाई ये तरीका अब बदलना चाहिए। इस देश का नागरिक मुसलमान है, था और रहेगा। इसलिए अगर हिंदू या हिंदुत्व पर भी उसको कोफ्त होती है, तो अगर इस तरह से भी उसको एक डर लगता है तो ये बात भी उसे निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो हिंदुत्व को जब भाईचारे में ही रहना है और वो विचारधारा को एक प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तो उसको डर क्यों लगती है? इस बात का डर लगना नहीं चाहिए। भारत का मुसलमान भारत का मुसलमान है, और सिंधु देश के किनारे रहने, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले साधु लोगों को हिंदू कहा गया था। तो एक हिंदू जीवन पद्धति भी है। हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन हमारी पद्धति हिंदू पद्धति है। तो अगर मुसलमान को इस पर गर्व नहीं होता और वो 3-4 दशकों से जो उसको तुष्टीकरण के तहत एक आवरण ने सिर्फ
वोट बैंक बना करके रखा गया और वो इससे आगे नहीं निकलना चाहता और वो डर जाता है, तो भाई इस डर पे तो उसको सोचना पड़ेगा। और इसलिए गुलाम नबी आजाद जैसे नेता के मुंह से वो भी भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में, उच्च सदन में विदाई के समय एक भावुक भाषण में ये कहना कि उन्हें भारतीय होने पर फक्र है, भारतीय मुसलमान होने का फक्र है, और एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने पूरी दुनिया में मुस्लिम कट्टरता को लेकर के भी और मुसलमानों के आपस के लड़ाई का भी पूरी दुनिया के हर एक देश में कहां कहां स्थिति है उसका जिक्र कर दिया। और साथ ही साथ इसी कट्टरता के चलते इस पिछले एक दशक में जो स्थिति पूरी दुनिया में मुसलमानों के प्रति हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और इन सब में उन्होंने बताया कि भारत सबसे ज्यादा सेफेस्ट जोन में इसलिए रहा क्योंकि भारतीय मुसलमान यहां पर सबसे ज्यादा। तो आज सदन में ये जो बात गुलाम नबी आजाद साहब ने कही, इससे अगर तारुफ वो मुसलमान रखते हैं जो बहुत कट्टर हैं और जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये जो मोदी सरकार है ये मुसलमानों को कभी नहीं अच्छी लग सकती, या मुसलमान मोदी सरकार को नहीं पचा सकते क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है, योगी आदित्यनाथ को नहीं पचा सकते क्योंकि वो भगवाधारी है। तो भाई ये डर तो अगर है तो फिर इस डर का तो कोई कारण नहीं हो सकता, इसे सहज स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इस देश ने, ये हिंदू ही है कि ओवैसी जैसे आग और जहर उगलने वाले व्यक्ति को भी नेता हम मानते हैं। हाँ, हम उनसे इतना सहमत नहीं, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन मानते हैं हम नेता। हम ये नहीं कहते कि ओवैसी तबाह हो जाए, नहीं, लेकिन ऐसे समय में कभी कभी ये दिखता है कि जब ईर्ष्या, चिढ़ और जलन जिसमें इतनी बातें होती हैं और एक प्रधानमंत्री के लिए मर जा के भी गीत गाए जाते हैं, आंदोलनों में तो ये भी सब भी दिखा है, और उसको बैकिंग देने वाले कौन है ये सब जानते हैं। देखिए ये सब बातें बहुत कह देनी चाहिए, इस देश में अंदर खाने क्या क्या चलता रहता है ये पूरा जनमानस जान चुका है, समझ चुका है। और इन्हीं परिस्थितियों में आज जब सदन में दो विरोधी विचार के नेताओं के बीच जब एक आपसी सामंजस्य की बात सामने दिखी, एक बहुत ही भावपूर्ण क्षण था वो, इसलिए बहुत अच्छी बात गुलाम नबी आजाद साहब ने कही थी और एक बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने, और उस पर हर एक भारतीय को और हर एक भारतीय मुसलमान को जरूर सोचना चाहिए। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला भी आज लोकसभा में बोल रहे थे, वो भी राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन फारूक साहब की सारी बातें मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाली बात थी। कभी वो पीओके को कहते हैं तुम्हारे बाप का है तो ले लो, कभी वो कहते हैं कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, 370 जो है वो हटा दिया तो चीन से मदद मांगते हैं, और आज उन्होंने राम को बताया कि वो मुसलमानों के भी है, हिंदुओं के भी है। तो भाई अगर मानते तो कम से कम आप जो बात व्यवहार में लाओ वो दिखे, तब ये जनता, ये देश की जनता आपको मानेगी कि सचमुच में आप में इस तरह का गुण है। लेकिन आप कहते कभी कुछ और हो, और सुविधा के अनुसार कभी आप राम भजन भी गाते हो और कभी आप कहते हो कि तुम्हारे बाप का है पीओके तो जाके ले लो, और कभी आप 370 को फिर से एक्टिवेट करवाने के लिए चीन की मदद मांगते हो। तो राम भजन गाने के बाद, राम को अपना सब कुछ बताने के बाद आज जिस तरीके से उन्होंने 370 की एक बार फिर से लागू कराने और उसके बारे में ढेर सारी बातें की, फारूक साहब की बात में पूरी तरह से एक स्वार्थपरक सोच और ये सारी बातें दिख रही थी, उनमें कोई दमखम नहीं दिख रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि गुलाम नबी आजाद जी ने आज भावपूर्ण भाषण में जो कुछ भी कहा वो हर भारतीय के लिए, हर भारतीय मुसलमान के लिए एक बेहतर और सार्थक नजीर है, और निश्चित रूप से हर एक भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या कोई और, उसे फख्र होना चाहिए कि वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक और सह अस्तित्व के साथ जीने वाले नागरिक हैं। आपको एक लाइव में
हमारी बात और हमारी विचार किस स्तर पर कन्विंस कर पाई, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे फ़ेसबुक को आप फ़ॉलो करिए, हार्ट ऑफ इंडिया, फ़ेसबुक पर फ़ॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।